그 초딩 니니베기 초딩 니버데 차디도 아니 다 두스게 두스테베면 단다 땀신 게 좀 페이체바디 인게 제 야면은 흰게 나수에 도 띵에 인게 나네 소경 쉬초바시 시제슈에. So I'm deeply honored to be moderating the session with this incredibly doyens of this field. So I'm going to be beginning. We had a bit of a discussion before we began this session. So we have decided on an order which is not written here in the program. So in this session, we have Professor Pathak, who will go first, and then Professor Siddiq Wahid, he will go second, and then in the end, Mr. Mulvi, he will conclude the session. So, my job here is I'm going to keep my intervention to minimal, so I'm going to let the speakers take over the stage and then deliberate on the theme. So मैं शेखर पाठक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हिमालय जो विषय यहाँ पर लिखा है उसके ऊपर अपनी बात रखिए. Thank you. जुले प्रणाम सलाम गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. सबसे पहले मैं तिब्बत इंस्टीट्यूट का आभारी हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया. और हमारा तिब्बत की कोई विशेषज्ञता का दावा नहीं है, बस तिब्बत को जानने में हम बहुत दिलचस्पी रखते हैं. दावा छेरिंग और चेबांग दोरजी जिनसे लगातार पत्राचार मेरे साथ होता रहा, और तिब्बत इंस्टीट्यूट के अन्य लोग, और हमारे सेशन को चला रहे प्रोफेसर सिद्दीक वाहिद जी और अमीश राज मुल्मी जी और तेंजिंग दिसाल जी, और जो हमारे डेलीगेट्स आए हैं और जो हमारे तिब्बती समाज यहाँ पर हैं और जो हमारे भिक्षुगण हैं, आप सभी को पुनः प्रणाम. मैं तिब्बत के इतिहास का और तिब्बत की इकोलॉजी का एक विद्यार्थी हूँ, और उस नाते ही मैं एक बहुत लंबी उछाल मार रहा हूँ. मैं किसी एक छोटी से पक्ष पर बोलने की हैसियत नहीं रखता हूँ. मैं एक तरीके से जर्नल एक यात्रा कर रहा हूँ. तिब्बत के बनने से लेके आज तिब्बत एक संकट के बीच जब है, तब तक की यात्रा इसमें होगी. आसमान से बहुत सुंदर दिखती है पृथ्वी, और तिब्बत भी दिखता होगा, लेकिन ये फ़ोटो ये बताती है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बसी हुए इलाके हैं, सबसे ज़्यादा रोशनी जहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे प्रगति से भरे हुए इलाके हैं. सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम उनके यहाँ है. पूरी दुनिया का दोहन शोषण भी उन्होंने बहुत किया है, और तिब्बत में आप देखेंगे बहुत कम लाइट है. तो तिब्बत एक तरीके से दुनिया के उन चुप इलाकों में से है जिसको अपने तरीके से उगने नहीं दिया गया है, अपने तरीके से जर्मिनेट नहीं होने दिया गया है, और वो एक तरीके से वो अभी भी उस सज़ा को भुगत रहा है. और ऐसे और कोने कांतर भी हमारे देश में और पूरी दुनिया में है. अब सीधे हम वहाँ आ जाएं जहाँ से हम इस इतिहास को शुरू कर सकते हैं. आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले, 65 मिलियन ईयर्स बैक, जब इंडियन प्लेट ने अफ्रीका से खिसक करके आना शुरू किया था, एज पर द थ्योरी ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, और वो यहाँ पहुँचते पहुँचते कितने लाख साल लगे होंगे उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे. उनके हिट करने के बाद जो तिब्बतन प्लेट ऑलरेडी जो एक पूरा एशिया था, उसकी साउदर्न शोर जो था वो तिब्बत था, और तिब्बत के दक्षिण में एक समंदर था टेथिस सी. और धीरे धीरे हुआ ये कि इंडियन मास ने, गोंडवाना लैंड ने एशियन प्लेट को हिट करना शुरू किया. एशियन प्लेट इतनी बड़ी थी कि वो यूरोप के उसकी तरह फुस करके नहीं चुप हो सकती थी, इसलिए आल्प्स 16,000 पर रुक गया और हिमालय 29,000 तक चला गया. वो एशिया के बहुत बड़े वेट होने के कारण, बहुत बड़ा मास, लैंड मास होने के कारण, और इस तरीके से एक टेथिस सी को अपनी बलि देनी पड़ी, और वहाँ पर हिमालय इमर्ज हुआ. और जहाँ पर हिमालय इमर्ज हुआ, वहाँ पर देखने की बात यह है कि
हिमालय बन रहा है, ऊपर को आ रहा है, और तिब्बत का पूरा मास जो है धीरे धीरे ऊपर को उठ रहा है, उसकी मीन हाइट बढ़ रही है। एक बड़ा मज़ेदार उदाहरण हमारे जियोलॉजिस्ट देते हैं, गैंसीर, डॉक्टर बल्दिया वगैरह, कि जो कैलाश पर्वत है, जो हमारा सबसे सेक्रेट पर्वत है, न सिर्फ बुद्धिस्टों का बल्कि हिंदुओं का, जैनों का, और उससे भी पहले बोनपा लोगों का, और खुद गुरु नानक देव वहाँ गए थे, और तरह तरह के लोग वहाँ जाते रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी वहाँ जाते रहते थे जिनका इंस्टीट्यूशनल रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो उसकी सुंदरता, उसकी लोकेशन, उसका पूरा जो एम्पी थिएटर है, उसको देख के वो विह्वल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तर्कातीत हो जाते हैं। तो कैलाश पर्वत खुद बन रहा था, और कैलाश पर्वत हिमालय को बनते हुए देख रहा था। ये एक सबसे बड़ा जियोलॉजिकल ट्रूथ है। और कैलाश पर्वत में भी फॉसिल एक ज़माने में मिले थे, और पूरे हिमालय में जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वो फुल ऑफ फॉसिल्स हैं। जो समंदर के सबसे नीचे मौजूद जो प्रजातियां हैं वह हिमालय के सबसे ऊपर चले गए, इसलिए नेपाल में शायद सागर माथा यानी कि सागर माथा, और चोमोलोंगमा एक दूसरे तरीके का नाम है उसका, मदर गॉडेस ऑफ द अर्थ। और इस तरीके से हिमालय बनना शुरू हुआ। और ये जो पुश है, लेसर हिमालय, हायर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये विद इन इंडियन और नेपाली और भूटानी हिमालय या पाकिस्तानी हिमालय है, लेकिन इसके बाद तिब्बतन प्लेट आती है। अब यहाँ देखने की बात है कि हिमालय इतना ही पुराना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान सकते हैं कि 5.5-6 करोड़ साल, यानी 55-60 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन तिब्बत बहुत एंशियंट धरती है, यानी कि एक जियोलॉजी के रूप में, एक फिजियोलॉजी के रूप में, एक लैंड्स के रूप में तिब्बत इज ए वेरी एंशियंट लैंड, और दुनिया के बहुत प्राचीनतम अफ्रीका की तरह लैंड्स में से वो थी। अब अगर जरा सी और उसमें आ जाते हैं हम, तो इसमें आप जो ज्योग्राफिकल जो लैंडस्केप्स हैं उनका मिजाज देख सकते हैं। पूरा हिमालय है, हिमालय के बगल में आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है तिब्बत का पूरा प्लेट्यू है, उसके ऊपर तारिम का बेसिन है, थियानसान है, गोबी का डिजर्ट है, उधर चाइना आपको दिखाई दे रहा है, नीचे इंडो चाइना आपको दिखाई दे रहा है, और इंडो गंजेटिक प्लेन है, और जो 3 बड़े रिवर सिस्टम है जिनके कारण हमारा तिब्बत के साथ इकोलॉजिकल रिश्ता है, वो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। यहीं पर मैं एक अर्ज आपसे करता हूँ। हाँ, नहीं वो ठीक है, पहला वाला। वो अर्ज ये है कि जो हिंदुस्तानी हैं वो हिमालय को उत्तर में देखते हैं, क्योंकि वो उत्तर में है, और जो तिब्बतन से हैं और जो मंगोलिया वाले हैं, सेंट्रल एशिया वाले हैं, खाम और उधर के इलाके के हैं, इवन चाइना मेन के लोग हैं, दे लुक एट हिमालय इन द साउथ। इसी कॉन्फ्लिक्ट में हम दोनों रहते हैं, नीचे के भी ऊपर के भी समान। मेरी अर्ज ये है, मेरा निवेदन ये है, क्यों नहीं हम ये जोखिम उठाएं और ये विवेक अर्जित करें कि हिमालय इज़ द एट वेरी सेंटर ऑफ एशिया। उसको पूरे एशिया के बीचों बीच देखें आप, और तभी हिमालय और तिब्बत की जो महत्ता है उसको समझने का हमें मौका मिलेगा। चाहे वो लॉन्ग टर्म में जियो टेक्टोनिक प्रोसेस हो, और वो हाल के मिलेनियम्स में 3-4 हज़ार साल के दौर में जो मनुष्य के समाज आ रहे हैं, अगर हम उससे पहले की एथनिक हिस्ट्री छोड़ भी दें, जब से हंटर गैदरर्स जो हैं धीरे धीरे पेस्टोरलिस्ट में बदल रहे हैं और खेतीहर समाज में बदल रहे हैं, इस पर आ जाएं तो हमारे मन में ये बात आए कि तिब्बत और हिमालय, दे शुड बी लुक्ड एट द वेरी सेंटर ऑफ एशिया, नॉट इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया और नॉट इन द साउथ ऑफ तिब्बत एंड मंगोलिया। ये वाली फोटोग्राफ है, इसमें आप और अच्छी तरीके से समझेंगे, जिसको हम हिमालय बोलते हैं, क्योंकि जो इशिमोड ने भी जो एटलस छापा है तो बड़ा मज़ेदार है कि उसमें वो हिमालय को एक रिज के बाद उसके ऊपर को हिमालय नहीं मानते। उनके एटलस में ऊपर का वर्णन नहीं है, यानी कि इधर तो पूरा इंडिया, नेपाल और भूटान आ रहे हैं, इवन म्यांमार आ रहा है, इवन बांग्लादेश में भी एक छोटा सा हिस्सा बुद्धिस्ट हुआ करता था। और जो इधर का स्लोप है इसमें ये लोग हैं, और ऊपर का स्लोप पूरा का पूरा तिब्बत है। आप कल्पना कीजिए कि चाइना के द्वारा तिब्बत को दबोच लिए जाने से पहले हमारा बॉर्डर जो था वो तिब्बत के साथ था, हमारा मेनलैंड चाइना के साथ बॉर्डर नहीं था।
और अब हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हिंदुस्तान की चाइना के साथ बॉर्डर होना है। और कॉलोनियल रूलर्स जो हैं, अंग्रेज जो थे, उसको और कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से बना गए। चाहे एटलसेस हों, चाहे वो मैप्स हों, और चाहे डॉक्यूमेंट्स हों, उनके आधार पर एक झमेले में हमको डाल के, और मैकमोहन से लेकर डूरंड तक के बीच में हम झूल रहे हैं। और तिब्बत भी उसका बहुत बड़ा विक्टिम एक तरीके से हुआ है। तिब्बत तो सबसे ज़्यादा विक्टिम हुआ है, हम उसके मुकाबले कम हुए हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारे जो एक कोएग्जिस्टेंस तिब्बत के साथ हिंदुस्तान का रहा, और पहले चाइना का भी रहा होगा किसी दौर में, वो किस तरीके से इसमें टूट गया। इसमें नेपाल और भूटान को भी आप देख सकते हैं। नेपाल में पहली बार प्रांत बने हैं, ये सबके लिए नई बात है, क्योंकि पिछले दौर में जब भी हम नेपाल की बात करते थे तो एक नेशन, एक स्टेट के रूप में उसको दिखाते थे। अब उनके जो 7 प्रोविंसेज हैं वो भी आ गए हैं। उन्होंने कोशिश की है कि एक दो को छोड़ करके बाकी का सबका बॉर्डर तिब्बत के साथ है। उन्होंने इस तरीके से किया है कि हायर हिमालय से लेके फुट हिल्स तक जो है प्रांत आपके बने रहे। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो सबसे शुरुआती दौर ये है कि तिब्बत का एक बड़ा इकोलॉजिकल रिश्ता हमारे साथ है, यानी कि भारत की जो 4 भाग्य विधाता नदियां हैं, या नदियों के लीड रिवर्स हैं, उनका ओरिजिन तिब्बत में होता है। और वो होता है जिस कैलाश पर्वत, मानसरोवर, राकसताल, इनके चारों ओर। ये माउंट कैलाश है जो हमारे 4-5 धर्मों के बिलीफ सिस्टम में जो है वो निट हुआ है, शामिल हुआ है, और एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ है। नेक्स्ट भी। और यहाँ पर होता ही है कि हम लोग किसी पर्वत को ज़्यादा पवित्र और किसी को कम पवित्र मानते हैं, लेकिन बुद्धिज़्म और तिब्बतन उससे भी बहुत ऐसी धुन नहीं आती है, और नहीं भारतीय विरासत से ये धुन आती है। सभी पर्वत एक तरीके के पवित्र हैं। सिर्फ यह है कि कुछ के साथ माइथोलॉजी ज़्यादा निट कर दी जाती हैं और उसको कॉम्प्लिकेटेड या बहुत फैसिनेटिंग बना दिया जाता है। लेकिन अपने सौंदर्य, अपने मिजाज में पर्वतों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ पर्वत अपने पूरे स्ट्रक्चर में, अपनी संरचना में विशिष्ट होते हैं, जैसे कि कैलाश पर्वत है। लेकिन कैलाश पर्वत के सामने ही ये गुरुड़ा मानधाता पर्वत भी है, और इन दोनों के बीच में मानसरोवर और राकसताल है। ये हमारा एक तरीके से नॉर्थ इंडिया की इकोलॉजी को बनाने का स्रोत प्रदेश है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो एक छू मोनेस्ट्री है, छू मोनेस्ट्री उस नहर के किनारे, उस एक छोटी सी नदी के किनारे है जो सीजनल रिवर है, मौसमी नदी है, जो व्हाटएवर सरप्लस कम्स टू लेक मानसरोवर दैट फ्लोज आउट टू राकसताल, और राकसताल से सतलज नदी निकलती है। तो इन 2 पर्वतों के बीच में अगर आप उत्तर को देखते हो तो माउंट कैलाश है, अगर आप दक्षिण को देखते हो तो गुरुड़ा मानधाता है, अगर आप पूरब को देखते हो तो मानसरोवर है आपके सामने। 325 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यू नीड 3 फुल डेज टू मेक फुल सर्कमएम्बुलेशन ऑफ माउंट कैलाश। और इससे भी बड़ी लेक में तिब्बती लोग परिक्रमा करते हैं। जो पुराने बुजुर्ग तिब्बत की स्मृतियाँ लिए हुए होंगे, जो आपका टेंगरी नूर लेक है वो 750 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। उसकी परिक्रमा में यू नीड 8 डेज। पंडित नैन सिंह और पंडित किशन सिंह रावत दोनों उस लेक को, एक ने उसका फ्रोजन रूप देखा था, एक ने उसका लहरों से भरा हुआ रूप देखा था 1876 और 78 में। उस लेक की भी परिक्रमा तिब्बती लोग करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि उससे बड़ी परिक्रमा शायद दुनिया की कोई और तीर्थ परिक्रमा नहीं होती होगी। तो ये मानसरोवर है, और उसकी दूसरी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट, ये राकसताल है। पता नहीं किस बुद्धि के तहत इसको अपवित्र मान लिया गया, महज इसलिए कि यहाँ रावण ने तपस्या की थी, जबकि ये दोनों सिस्टर लेक्स हैं। बल्कि मानसरोवर का व्हाटएवर सरप्लस वाटर बनता है वो राकसताल में आता है, और राकसताल से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी, अभी मैं चारों नदियों के बारे में अभी विस्तार से ज़रा बताऊंगा कि किस तरीके से वो कनेक्ट करती है पूरे कल्चर को और पूरे इलाके को। अब ये जो 4 हैं, 2 पर्वत और 2 लेक, अगर एक 50 किलोमीटर का एक सर्कल आप बना दें तो यहाँ से हमारी 4 उत्तरी भारत की 4 भाग्य विधाता नदियाँ निकलती हैं। इनमें से पहली नदी को अगर मैं ले लूँ, ये कर्णाली नदी है, जो गुरुड़ा मानधाता के साउदर्न स्लोप से निकलती है, और उसके बाद वो ताकलाकोट होते हुए, फिर उसके बाद वो जहाँ से एंट्री करती है हिल्सा, उसके बाद वो हमारे फार वेस्ट नेपाल में बहती है। और वो कर्णाली नदी वही नदी है जो अयोध्या में जाने के बाद सरयू बन जाती है।
लॉर्ड राम की माइथोलॉजी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। जो मानधाता महिपति है वो राम के पूर्वजों में से एक है। तो लेटर ऑन ये इनक्रोच हुआ होगा, क्योंकि पहले तो ये वाइल्डरनेस थी, बाद में उसमें इंस्टीट्यूशनल रिलीजन के जो कैरेक्टर्स हैं उनको उसमें एक तरीके से दिया गया। जैसे हम गंगोत्री के बारे में कहते हैं कि उसमें अपने पूर्वजों का पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगीरथ तो बहुत बाद में आए होंगे, वो तो कब का बन गया होगा। तो यहाँ पर एक विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि किस तरीके से माइथोलॉजीज और इंस्टीट्यूशनल रिलीजन्स की दूरियों को हम समझ सकें, उससे हम ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से उस पूरे विषय को समझ सकेंगे। ये कर्णाली नदी है जो फाइनली फिर गंगा में मिल जाती है, यानी कि गंगा को तिब्बत से जो सीधा कंट्रीब्यूशन है ये कर्णाली नदी के माध्यम से। जो दूसरी नदी यहाँ से निकलती है, अब ये चारों नदियाँ बड़ी मज़ेदार हैं, और तिब्बतन माइथोलॉजी में वो मयूर, हाथी, शेर, इस तरीके से वो अलग अलग जीव जंतुओं के साथ उनका जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी जो फ्लोइंग की प्रक्रिया है उसको जियोलॉजी और टेक्टोनिक्स और लैंडस्केप किस तरीके से प्रभावित करता है देखने की बात है। जो पहली नदी है जो अभी मैंने पहले दिखाई थी आपको, कर्णाली लगभग साउथ और फिर साउथ ईस्ट बहते हुए गंगा में मिल जाती है। जो दूसरी नदी आती है वो है जो आपका माहिला पास है, यानी कि मानसरोवर से ईस्ट में, वह डिवाइड है जहाँ से सतलज का कैचमेंट और ब्रह्मपुत्र यानी कि शांगपो का कैचमेंट बदलता है, और शांगपो वहाँ से जन्म लेती है। पता नहीं हिमालय शांगपो के इतना खिलाफ क्यों है, वो हिमालय को पार करके साउथ में शांगपो को आने नहीं देता है। शांगपो फ्लोज फॉर 1700 किलोमीटर्स ईस्ट, और उसके बाद वो तय कर लेती है कि आई विल फ्लो डाउन टूवर्ड्स म्यांमार, टूवर्ड्स बर्मा। लेकिन फिर जो है नामची बारवा पर्वत झुक करके उसको सलाम करता है, देन इट कम्स डाउन साउथ वेस्ट इनटू अरुणाचल प्रदेश। ये एक, आप अगर गूगल अर्थ में इसको देखेंगे आपको इसको आश्चर्य की तरह देखते हुए अपने को पाएंगे। तो ये है शांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र, जो आपके नॉर्थ ईस्ट में आके अरुणाचल और वहाँ आके फिर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में जाती है। नेक्स्ट प्लीज। और तीसरी नदी जो निकलती है वहाँ से, जो मानसरोवर का राकसताल का पूरा पानी, उसके बाद कैलाश पर्वत के का जो साउदर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न ढाल हैं, उस सब का पानी लेके राकसताल में जाता है। ये बड़ी मज़ेदार बात है कि कैलाश पर्वत के पानी का एक बूंद भी मानसरोवर में नहीं जाता है, फिर भी हमने राकसताल को जो है अपवित्र माना हुआ है। और जो गुरला मानधाता का नॉर्दर्न स्लोप है उसका पूरा का पूरा पानी मानसरोवर में आता है, और ये सब पानी को लेके ये सतलज जो है बिल्कुल गुर्राते हुए वहाँ तो चुप रहती है, और जब वो तीर्थापुरी में पहुँचती है तो वहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग उसका स्वागत करते हैं। तीर्थापुरी वो जगह है जहाँ पर थोलिंग मठ है, और थोलिंग मठ से जो आपका वो बहुत बड़ा निर्माता था वो हमारे हिमालय में आया, उसने लिमी घाटी में मोनेस्ट्रीज बनाई 1000 साल पहले, बल्कि 1000 से लिंगचिन जामको, उसका हिंदी में रत्नभद्र, कुछ ऐसा हिंदी नाम भी हिमाचल के कुछ स्कॉलर्स ने दिया है। और हमारे ताबो में, और ताबो की मोनेस्ट्री का एक 1000 ईयर ऑफ ताबो मोनेस्ट्री वाज सेलिब्रेटेड इन 1996। ये दोनों जगह वो व्यक्ति आया और उसने स्ट्रक्चर किए। अब तिब्बत में जो है थोलिंग में कोई मठ बचा नहीं है जो पुराना स्ट्रक्चर था। उसकी लास्ट फोटोग्राफ वाज टेकन बाय गोविंदा लामा, द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड्स में, पेंटेड बाय हिज वाइफ एंड फोटोग्राफ्ड बाय हिमसेल्फ। दीज आर द लास्ट फोटोग्राफ्स ऑफ थोलिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो रॉबर्टो यहाँ रहते थे, रॉबर्टो मेड ए वेरी वंडरफुल publication on the documents which speaks about the architecture of Tholing Monastery and also the good map of Tholing locations. अभी वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। जब हम तीर्थापुरी गए थे तो देखा वहाँ चारों तरफ रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है ह्यूज लेवल पर। जैसे हमारे यहाँ आजकल मकान, ये अपना मंदिर बन रहे हैं, बद्रीनाथ जैसे इलाके में जो मोरेन पर बना है, केदारनाथ जैसी जगह पर, वहाँ बुलडोजर जा रहे हैं इतने हैवी, और हर साल ट्रेजेडीज हो रही हैं। तिब्बत जबकि स्टेबल धरती है, वहाँ फिर भी वहाँ ये ज्यादती मानी जाएगी, और वहाँ भी बहुत बड़ी बुलडोजिंग हो रही है। और पुराने जो मोनेस्ट्रीज हैं उनको पुराना डिजाइन तो लिया जा रहा है, लेकिन उसमें सीमेंट, आयरन, स्टील, सीमेंट, ये सब का इस्तेमाल होते हुए हो रहा है। ये
खास तरीके से तीर्थापुरी में हमने गुरुग्याम मोनेस्ट्री के बगल में इस तरीके का देखा। लासा तो आप जानते ही हैं, लासा को देख के तो आश्चर्य भी होता है, जो पुरानी फोटोग्राफ से जब लासा को मिलाते हैं तो लासा ह्यूज सीमेंट, आयरन एंड स्टील एंड क्या बोलते हैं सीमेंट का स्ट्रक्चर जो है इतने हैवी बने हैं कि बहुत आश्चर्य होता है। तो ये सतलज नदी है। जो चौथी नदी मैंने बताया था वो इंडस है। अब जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्ट जा रही है, और जो सतलज है, सॉरी जो इंडस है, इंडस कैलाश पर्वत की नॉर्थ से कहीं से निकलती है और वहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट बहती है। अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई उधर को क्यों बह रहे हो तुम, उधर को तो कोई समंदर है नहीं, तो इंडस बड़ी मुस्कुरा के कहती है मैं अपने एक छोटी बहन को लेने के लिए जा रही हूँ। वो बहन कौन है? दैट इज काबुल रिवर। तो जब काबुल रिवर के साथ कॉन्फ्रेंस होता है किसका? इंडस का, देन इंडस फ्लोज डाउन साउथ 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 टिल इट रीचेज कराची, जहाँ वो अरब सागर में वो होता है। तो ये बड़ी रोचक बात है कि ये चार नदियाँ, इनमें से दो नदियाँ यानी कि जो कर्णाली है और जो ब्रह्मपुत्र है, इट टेक्स ऑल द वाटर्स टू बे ऑफ बंगाल, और जो ये सतलज और सिंधु है, इंडस एंड द सतलज, ये पानी पूरा लेके जाते हैं अरब सागर, और एक तरीके से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक जिसको कहेंगे कि इकोलॉजिकली सस्टेन करते हैं, रिच करते हैं, और उसको जो इतनी फर्टिलिटी इन नदियों के कारण पूरे उत्तरी भारत के मैदान को, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के सिंधु के मैदान को मिलती है कि आज भी वो सबसे बड़ा अन्न भंडार बना हुआ है। और आपको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए, आखिर जब तिब्बत में चावल नहीं होता है तो उनकी फूड हैबिट्स में चावल कहाँ से आया होगा? तो इसके लिए आप उत्तरी भारत को जोड़िए, जो रिच राइस प्रोड्यूसिंग इलाका था, और जहाँ से सबसे ज़्यादा जो तिब्बत के लिए जो एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती थी उनमें राइस सबसे बड़ा था। और आपको पता होगा कि जो अपनी अरुणाचल की मोनेस्ट्री है वहाँ बाकायदा चावल के स्टोर बनते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट थी लासा जाते समय दूसरे जो पड़ाव थे, जिनमें से एक बार नैन सिंह रावत भी अपने एक्सप्लोरेशन में आए थे, वहाँ वो चावल के यानी कि धान के राइस स्टोर्स जो हैं आज भी वो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये नदियाँ इकोलॉजिकली हमें जोड़ती हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैं ब्रह्मपुत्र का जरा तिब्बत का रूप दिखा रहा हूँ। इफ़ यू फ्लाई फ्रॉम काठमांडू टू लासा तो आपको सिगात्से के पास ब्रह्मपुत्र जटाओं में मिलेगी। ऐसा लगता है कि कितनी जड़ें ब्रह्मपुत्र की हैं। और जिस समय ये पिछले ब्रिटिश स्कॉलर्स वहाँ गए थे, ट्रेवलर्स वहाँ गए थे, देयर वॉज वर्चुअली नो ब्रिज बिल्ट ओवर ब्रह्मपुत्र। इवन हम आसाम में ब्रह्मपुत्र का पुल बनाने में जन्म भर काम, मतलब सदियों तक कामयाब नहीं हुए। और आज़ादी के बाद पहला पांडु का पुल जो आपका गुवाहाटी में है, दैट वाज द फर्स्ट ब्रिज। अब तो ऊपर बहुत ब्रिज हमारे यहाँ 3-4 ब्रिज बन गए हैं, लेकिन कहीं कहीं 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर चौड़ाई में जो है ब्रह्मपुत्र बहती है। ये सबसे बड़ी नदी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक तरीके से है, वॉल्यूम वाइज भी और अपनी लेंथ वाइज भी। और इसी तरीके से और नदी भी आती है, जैसे एक नदी आपको पता होगा कि अरुण आती है, और ये जो है आपका तामाकोशी और भोटकोशी है, जहाँ अभी फ्लड आ रहा है, जहाँ से आप तिब्बत में इंटर करते हैं काठमांडू से, उसमें भी बहुत बड़ी फ्लडिंग है। ये पंचकोशी और सप्तकोशी बन के उसमें अरुण वरुण वगैरह भी मिलती हैं, ये फाइनली कोसी बनाती हैं। और ये कोसी में बैराज है, और यही कोसी बिहार में आके सबसे बड़ी फ्लडिंग करती है। और अनिल अग्रवाल की रिपोर्ट अगर स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट देखें तो इस नदी ने पिछले 500 साल में 300 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसने अपना कोर्स बदला है और पूरे बिहार को अपने तरीके से बर्बाद किया है। और अभी भी वो आपने सुना होगा 2 साल पहले इसमें 2 फ्लड आए थे। एक फ्लड तो जून जुलाई में आ गया था, एक फ्लड सितंबर अक्टूबर में आया। ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि एक नदी 2-2 बार साल में आपके यहाँ फ्लड ला रही है। तो ये भी तिब्बत से आती है। नेक्स्ट प्लीज। अब अगर आगे इस प्रकृति से आगे जाएं तो एक continuous exchange between Tibetan societies and Indian subcontinental societies के बीच में होता रहा। अब तक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन्स आ गए हैं, उनके बीच संवाद भी होता है, बहुत बार उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, एक दूसरे से सीखते भी हैं, एक दूसरे से नहीं भी सीखते हैं। बहुत बार आप बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत बार आप लिबरल होते हैं। अगर आप लिबरल होते हैं तो आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है बिलीफ सिस्टम्स की, दूसरे के धर्म को समझने की। अगर आप रिजिड होते हैं तो अपने अलावा किसी को भी कुछ मानने से आप इनकार कर देते हैं। ये प्रवृत्ति आज के भारत में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये जो एक्सचेंज हुआ वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स का हुआ, क्राफ्ट्स का हुआ, इन्वेंशंस का हुआ, आर्किटेक्चरल स्कल्पचरल स्टाइल्स का हुआ,
और सबसे मज़ेदार बात हुई, ये तिब्बत और इंडिया और नेपाल और भूटान और अन्य इलाकों के बीच में होता रहा। इवन ये इम्पैक्ट म्यांमार में गया, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट की तरफ से जो बुद्धिज्म आया, दैट केम फ्रॉम म्यांमार, नॉट फ्रॉम तिब्बत। बाद में वो कनेक्ट हुआ, ऐसा विद्वान बताते हैं। और जो आपका बांग्लादेश है, वहाँ भी जहाँ वो रंगामाटी डैम बना था, चकमांज का नाम सुना होगा आपने बहुत, तो चकमांज आर द ओनली सर्वाइविंग बुद्धिस्ट्स ऑफ बांग्लादेश। वहाँ तक बुद्धिज्म एक तरीके से गया। उसके बाद जरा से एक शब्द, एक लाइन, अब जब हुआ क्या कि सबसे पहले ये जो एक्सचेंज था, एक्सचेंज आप सबसे पहले सर्वाइवल के लिए करते हैं। इसलिए जो तिब्बत में सरप्लस था, दैट वाज एक्सचेंज्ड विद द थिंग्स विच इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रीजन्स एंड कंट्रीज हैव। जैसे इनके यहाँ अनाज ज़्यादा था, इनके यहाँ शुगर ज़्यादा था, इनके यहाँ कॉटन था, इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। तिब्बत से वूलन गुड्स आती थी, तिब्बत से सोना आता था, तिब्बत से अभ्रक आता था, तिब्बत से याकटेल आती थी, तिब्बत से नमक आता था, बहुत सारे आइटम आते थे, उनके विस्तार में जाने का समय नहीं है। तो ये जो एक्सचेंज था ट्रेड के द्वारा, तो सबसे पहले ट्रेड रूट्स बने, और इन ट्रेड रूट्स ने पिलग्रिमेज के लिए एक तरीके से रास्ता बनाया। अगर ये ट्रेड रूट नहीं बने होते तो हमारे हिमालय में जो सेक्रेड स्पेसेस को छांटने का सिलसिला था वो नहीं चला होता, और इस तरीके से पिलग्रिमेज के लिए रास्ता बना दिया ट्रेड ने। और इस तरीके से ट्रेड और पिलग्रिमेज ये ट्विन एक्टिविटी के रूप में आई। ट्रेड तो इस जीवन को बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी था, अस्तित्व के लिए। और जो पिलग्रिमेज थी वो आपको एक स्पिरिचुअलिज्म का अनुभव लेने के लिए, एट द सेम टाइम अगला जन्म अगर कोई होता है उसको ठीक बनाने के लिए वो बिलीफ सिस्टम उसमें जुड़ा था। पिलग्रिमेज के साथ ये स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि मेरा अगला जन्म भी ठीक हो जाए। और ये इवन बुद्धिज्म भी इसका शिकार हुआ, हिंदुइज्म तो इसका शिकार था ही, और जैनी भी एक तरीके से इसको मानने लगे थे। और सबसे मज़ेदार बात है कि जो पुराने बोनपा रिलीजन को मानने वाले लोग थे, उनमें भी एक इस तरीके का बिलीफ था कि जो गुड कर्मा जो हैं, दे विल फ्री यू फ्रॉम द रिबॉर्न, इवन इफ़ यू रिबॉर्न, तो यह है कि वो ठीक ठाक मेरा जीवन हो, या जीवन से मुक्ति हो, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हों, इस तरीके के बिलीफ सिस्टम उसमें थे। तो ये ट्रेड और ये चीज़ें जुड़ी हुई। जो मैंने 4 रिलीजन बताए थे आपको, सबसे पुराना तिब्बत का धर्म जो था बोनपा, उसके बहुत सारे सिंबल जो है बुद्धिज्म ने अडॉप्ट किए, इंक्लूडिंग स्वस्तिक का चिन्ह। सबसे पहले जो टोनबा उनके लीडर रहे, उनके जो बुद्धा थे, उनके वो जो गुरुग्याम मोनेस्ट्री है, उनके इसमें पाम में जो है वो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, तो सबसे पुराना माना जाता है। वहाँ से वो पूरी यात्रा करता हुआ हिटलर तक एक तरीके से चला गया, उल्टा सीधा जैसा भी वो उसका चिन्ह का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वहाँ उसका प्रारंभिक एक तरीके से रूप माना जाता है। वो रॉक में भी है, वो मेटल में भी है, वो स्टको में भी उन्होंने बनाया है, और पेंटिंग्स में भी बनाया है। और फिर जो हिमालय की तरफ भी धीरे धीरे, एक बार हिमालय से जाते जाते तिब्बत में जो बुद्धिज्म चला गया वो खुद हिमालय में गुम हो गया, और एक सदियों बाद हिमालय की तरफ से फिर तिब्बत की ओर आया, तिब्बत की तरफ से फिर हिमालय की ओर बुद्धिज्म आया। लद्दाख में, लाहौल स्पीति में, उत्तराखंड में, जहाँ की बुद्धिज्म अब बहुत सबसे कम पूरे हिमालयन बेल्ट में है, वहाँ एक तरीके से और बहुत सारे इस तरीके के फोर्सेज रहे, इस तरीके के प्रभाव रहे कि अगर थोड़ी देर के लिए जो हमारे जाट लोग हैं उत्तरकाशी के, वो न हो तो उत्तराखंड इज विदाउट बुद्धिज्म। आर्किटेक्चरली बुद्धिज्म इज देयर, आर्ट वाइज, मूर्ति के लिहाज से, पेंटिंग्स के लिहाज से बुद्धिज्म इज स्टिल सर्वाइव्स इन उत्तराखंड। बट उसको मानने वाले लोग, अगर हम वहाँ के उन लोगों को छोड़ दें, आपके जाट लोगों को उत्तरकाशी के, तो बुद्धिज्म इज गॉन फ्रॉम उत्तराखंड। बट लद्दाख में पूरा है, आपको तो बामियान तक था। बल्कि एक पाकिस्तानी प्रोफेसर को जब हमने सुना था, काकपो जी आपको याद होगा, उसने कहा कि जो बुद्धिस्ट रिमेन्स हैं दे आर, यू कैन फाउंड अप टू द बॉर्डर्स ऑफ टर्की। जहाँ पर भी बड़ा रॉक होगा वहाँ पर आपको बुद्धा कट मिलेंगे। हम बामियान की एक मूर्ति समझते थे विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द टेररिस्ट ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन बाद राकेश तिवारी बताते हैं कि बामियान के पूरे इलाके में हंड्रेड्स कार्व्ड, स्टोन कार्व्ड बुद्धा है। ये हेरिटेज लगभग हम लोग भूल गए हैं, क्योंकि अभी वहाँ जो टेररिज्म है वो इतना
ज़्यादा प्रभावशाली है कि ये जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है वो एक तरीके से गुम हो गई। इसी तरीके से ये तवांग मोनेस्ट्री है। तवांग मोनेस्ट्री एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, और इसके बगल में ही एक गांव है जहां से 6th दलाई लामा वॉज बॉर्न देयर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो कविता भी लिखते थे, जल्दी उनकी डेथ भी हो गई। नेक्स्ट प्लीज। और इस तरीके से नेपाल की तरफ बुद्धिज्म आ रहा है और जरा उसमें आ रहा है। और जो ये पर्वत हैं, इन पर्वतों के साथ जितने इंस्टीट्यूशनल रिलीजन हैं, उससे पहले तो जो उनके फोक रिलीजन थे उनको वो उसके ऊपर सुपर इंपोज करते थे। इंस्टीट्यूशनल रिलीजन बनने के बाद वो हर धर्मों को जैसे उनमें अपने बिलीफ सिस्टम को दिखने लगा। नेक्स्ट प्लीज। अब इन तमाम तीर्थों में बहुत ये तीर्थ इतने ज़्यादा हैं कि इनकी स्लाइड्स कभी आपको मैं अगर दिखाऊं तिब्बत की, और सबसे रिसेंट तक की, मैं सबसे बाद में जब मैं तिब्बत गया था वो 2016 में था। उस बार हम लोगों को नेपाल की जो कर्णाली घाटी है उधर से जाने का उन्होंने इजाज़त दी चाइना ने, और हम न्यू स्कूल यूनिवर्सिटी के एक टीम के साथ गए। तो हम करीबन 45 दिन की हमारी यात्रा थी, और हमारा अल्टीमेट पॉइंट था ज्ञानीमा मंडी, जो हमारे जोहार और माणा के लोगों की मंडी हुआ करती थी तिब्बत में, लगभग साउथ वेस्ट ऑफ तीर्थापुरी और थोलिंग। तो अंत में उन्होंने जाने नहीं दिया, सब बॉर्डर में कोई स्कर्मिसेस हुई तो उसके कारण हमारा वो परमिट वहाँ पर ख़त्म कर दिया, लेकिन हमें तीर्थापुरी तक जाने का मौका मिला। तो ये जो इतने तीर्थों को सिगात से, ज्ञात से, सामये, खेतांग, इन सब जगहों को जब मैंने देखा, और उससे पहले हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने देखा, हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने देखा, अंग्रेजी और यूरोप के बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, ट्रेवलर्स, स्कॉलर्स, एक्सप्लोरर्स, जियोलॉजिस्ट ने देखा, वो मुझे लगा कि कैलाश मानसरोवर इनमें से एक अल्टीमेट पिलग्रिमेज सेंटर है। एक ऐसा प्लेस है जिसमें 4 धर्मों को मानने वाले लोग अपने बिलीफ सिस्टम को सुपर इम्पोज करते हैं, और उसमें कोई क्रश होती हुई नहीं दिखाई देती। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पुराने जो धर्म, बौन धर्म का जो मुखिया थे, बुद्ध थे उनके, टोनपा सेनरब मेवोचे, उसको देखते हैं बोनपा वाले, और वो एंटी क्लॉकवाइज कैलाश की परिक्रमा करते हैं। हम लोगों ने उस बार एंटी क्लॉकवाइज की थी, और हम 3 दिन के लिए बोनपा बनने का हम लोगों को सौभाग्य मिला था, और 3-4 बोनपा लोग हमको ले गए। और हमारे जितने अमेरिकन यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, उधर से आने पर कोई अनिष्ट हो सकता है, जान जा सकती है। हमने कहा नहीं, हम तो इधर ही से जाएंगे, क्योंकि हमने कहा हमें पहली बार बुद्धिस्ट बन के गए थे, क्योंकि उस बार हॉर्स ईयर था, तो पूरे दल में हमारे बुद्धिस्ट थे 90 में। जब दूसरी बार गए थे तो हम हिंदू पिलग्रिम ग्रुप में थे, तो पूरी तरीके से उसी परिपाटी को हम लोगों ने माना। तीसरी बार हमने कहा कि अब चौथी बार तो मुश्किल होगा आना, तो हमने कहा कि हम बोनपा लोगों की हो जाएंगे। तो 3 बोनपा स्कॉलर, 2 बोनपा स्कॉलर, और 1 फ्रॉम लासा, अनदर फ्रॉम चाइना, 3rd फ्रॉम अमेरिका, और एक हमारे अशोक गुरंग थे, हु वाज द ऑर्गेनाइजर फ्रॉम काठमांडू, नेपाल। अभी वो न्यू स्कूल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो हम 5 लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज उस परिक्रमा को किया। तो सबसे पहले सिंदरम मोवाचे हैं। बुद्ध को, बौद्ध जो है उसमें बुद्ध को मानते हैं, डेमचौक को मानते हैं, और 500 बोधिसत्व को मानते हैं कि वो दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप, ऑन द समिट ऑफ माउंट कैलाश। और एक और चीज़ उसमें मानते हैं, तो डेमचौक है उसके साथ दोरजी फांगमो, जो वज्र बाराही जिसको आप लोग बोलते हैं, वो उसके ऊपर मौजूद है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से बिलीफ सिस्टम है, लेकिन मानते हैं। फिर मणिपद्म को उसमें मानते हैं, जो इंडिया से जाके तिब्बत में गया, और जिसने एक तरीके से बुद्धिज्म को पहली बार उसकी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाया, और बहुत सारे बोन जो मोटिव्स हैं, सिंबल्स हैं, उनको बुद्धिज्म में इस्तेमाल करके उन्होंने तिब्बत में बुद्धिज्म का विस्तार किया। जो हिंदू हैं वो उसमें लॉर्ड शिवा को देखते हैं, उनके परिवार को देखते हैं, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की कहानी उसके साथ जुड़ी हुई है, कुबेर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, और रावण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि रावण तपस्या करते हुए वो पूरे कैलाश को थर्रा देता है, और वो यहाँ से निकल करके पेंटिंग्स में आ गया। लोगों ने अपने अपने इलाकों में कैलाश नाम अपने पर्वतों को दिया। आपने साकपो जी का लेक्चर सुना होगा, गीत सुने होंगे। तो लद्दाख में कैलाश बन गया। कर्णाली से जब आप तिब्बत में जाते हो, वहाँ भी एक का नाम कैलाश पर्वत है। हमारे यहाँ भीमताल में जहाँ से प्रोफेसर डॉक्टर मठपाल जी आए हुए हैं, आपके यहाँ भी छोटा सा कैलाश है। हमारे पिथौरागढ़ जिले में छोटा कैलाश है। आपने सुना होगा किन्नौर में किन्नर कैलाश, बहुत जगह, मणि महेश में एक छोटा कैलाश है।
और दक्षिण भारत में ये हुआ कि आप कैलाश तो नहीं बना सकते थे, तो आपने उसको मूर्तियों के रूप में और स्टोन कट के रूप में बनाया। अगर आप कभी शीशोर टेम्पल में जाएंगे केरल में, तो वहाँ पर बाकायदा जो रॉक कट है उसमें एक पैर में तपस्या करता हुआ आपको वो दिखाई देगा रावण, और ऊपर से कैलाश पर्वत है। हमारी जो पहाड़ी पेंटिंग है उनमें कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ रावण दिखाई देता है, और कुबेर भी उसके परिवार का सदस्य है। तो ये सब हमारे हिंदू सिस्टम में है। और एक और व्यक्ति इसमें आता है, वो जैनों के जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि ही वॉज ट्रेवल टू दिस प्लेस अराउंड 2500 प्लस ईयर्स दे रीच देयर, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि साउथ ऑफ कैलाश उसने अपने जीवन दिया। और फिर गुरु नानक देव वहाँ गए, और गुरु नानक देव डिस्कस मैनी थिंग्स विद बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, और फिर उसके बाद बहुत सारे और लोग भी गए, इधर से भी जाते रहे उधर से भी आते रहे। नेक्स्ट प्लीज। और आज भी वहाँ न अयोध्या का जैसा दृश्य है कि समाज मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ रहा है, न ही जेरूशलम का जैसा दृश्य है जहाँ मस्जिद और चर्च के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये कैलाश बिल्कुल भिन्न है। तो कैलाश एक यूनिक वो है। और इसमें जापान से ये लेडी आई हुई है, अपना टेलीफोन अपना कैमरा सब छोड़ते हुए। एक ज़माने में वो 3 ईयर्स इन तिब्बत वाला यात्री आया था, कावागुची 1903 में, और अब भी जापान के लोग आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो तिब्बतन मदर है, बहुत सारे वहाँ कैलाश भी आते हैं, लेकिन ये मदर हमको मिली टेंगरीनूर एरिया में। तो वो अपना लेट करके उठ करके जो प्रदक्षिणा करते हैं, वो पूरी यात्रा करते हुए जोखांग देखने के लिए आपके लासा में आ रही थी, जो सबसे सेक्रेट पॉइंट माना जाता है पूरे बुद्धिज्म का। और इसी तरीके से हम लोगों को ये खाम्पा हमें मिले थे। कल मैं इनके रेड स्कार्फ को इसीलिए ब्रह्म पोएट लॉरेट, ये इसीलिए मैं ब्रह्म था, ये पहना था उसने। और इसके हाथ में एक छोटा सा गिटार नुमा, जो तिब्बतन नाम है, मुझे नाम नहीं आता उसका, तार वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजाता हुआ हमें मिला। और ये लोग भी परिक्रमा में आते हैं, कैलाश में भी आपको दिखते हैं, और लेकिन लासा में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट भी। और इसी तरीके से ये मोनेस्ट्रीज बनी, जो सांगसुंग, जो उधर की कंट्री है जहाँ सांगसुंग ये मानते हैं कि एक पूरा कल्चर विकसित हुआ था वेस्टर्न, उसमें मैं जल्दी कर रहा हूँ अब। वहाँ ये थोलिंग का पुराना मोनेस्ट्री, ये वो है अष्टपाद, जहाँ जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने अपने प्राण छोड़े थे। वहाँ पर घंगटा मोनेस्ट्री है। ये एक बोनपा यात्रा में जा रहे हैं, ये वो लामा बैठे हुए हैं डोलमा पास में। नेक्स्ट प्लीज। और इस तरीके से परिक्रमा करते हैं। और आज भी ये 2016 का फोटोग्राफ है, और आज भी वो उससे परिक्रमा करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम के अनुसार। और ये रॉक कट जो वहाँ शोर टेम्पल में है। नेक्स्ट प्लीज। और ये इस तरीके से मणिपद्म का है। और कुछ चीज़ें जैसे हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से जाल फरेब वाली चलती हैं, अब वैसे बुद्धिज्म में भी चलने लग गई। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक सरकमएम्बुलेशन ऑफ माउंट कैलाश, तो आप किसी को आपने 10,000 युआन 50,000 युआन दे दिए, कहा कि जो स्टोन है उनको कार्व करके मणि स्टोन बना दो। ये नया है, पहले लोग खुद कार्व करते थे, देन वो परिक्रमा पथ में उसको लगा देते थे। अब ये हो गया है कि जो रिच हैं वो कमर्शियली किसी को ठेका दे देंगे और उनके नाम का होगा। जैसे घंटी चढ़ाना आजकल हमारे यहाँ बन गया, मंत्रियों का जो घंटी है वो उनके कोई और लोग चढ़ाते हैं, पार्टी के लोग चढ़ाते हैं। और ये वो गुरुग्याम मोनेस्ट्री है नियर तीर्थापुरी, एक रॉक है पूरा। और वहाँ तीर्थापुरी में ज़्यादातर चीज़ें सब रॉक में हैं। जो उनके सेल्स थे मेडिटेशन के लिए और रेजिडेंसीज के लिए, वो सब रॉक कट में थे, उनको कार्व किया था। ये बहुत मोनेस्ट्री है। इसमें ये जो चित्र है, ये जो मैं बता रहा था सोनपा सेंद्रव मिवोचे का, ये गुरुग्याम मोनेस्ट्री में उनका वो है। और इसका उनका जो हाथ है उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। ये तो सोने की मूर्ति है, लेकिन रॉक कट में भी है और आपके वुड में भी है, पेंटिंग में भी ये है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। और ये जुटुलपुक है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि मिलारिपा की यहाँ पर केव है। नेक्स्ट प्लीज। और फिर जरा से अंत के हिस्से की ओर आ रहा हूँ, मैंने समय ज़्यादा ले लिया है। नेक्स्ट प्लीज। जो ओल्ड बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वो लगातार तिब्बत से हिंदुस्तान आते रहे
और बहुत सारे हिंदुस्तान से बहुत सारे जो स्कॉलर थे वो तिब्बत में गए, बहुत सारे रिलीजन का विस्तार करने वाले लोग भी वहाँ गए। मणिपद्म का नाम तो आप सब जानते ही हैं, 8th सेंचुरी में। शांति रक्षित और उनके डिसाइपल बिरोचन 8th सेंचुरी में गए। दीपंकर श्रीज्ञान 11th सेंचुरी में गए। शाक्य श्रीभद्र 12th सेंचुरी में गए। और मैनी अदर्स लिव्ड देयर, मेडिटेटेड देयर एंड रोट कॉमेंट्रीज एंड बुक्स इन तिब्बत। और चाइनीज ट्रेवलर्स जो आए, खास तरीके से फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग, और इन लोगों की जो राइटिंग्स हैं उसने भी एक तरीके से मेनलैंड चाइना को कनेक्ट किया, लेकिन एक तरीके से वो मेजर तिब्बत के हिस्से को छोड़ते हुए गोबी के मरुस्थल से इधर हमारे लद्दाख के पीछे की तरफ से वो फाइनली इंडिया में इंटर होते हैं। लेकिन वो अपने आप में हाल में एक किताब आई है 10,000 माइल्स विदाउट ए क्लाउड, एक चाइनीज लड़की की, वो पढ़ने लायक है। वो कनेक्ट करती है इंडिया और चाइना के एक तरीके से सभ्यताओं के पुराने रिश्ते को। ये एक टेक्स्ट आ रहा था। मॉडर्न टाइम्स की तरफ मैं आ रहा हूँ। 17th सेंचुरी में 1624 में जेसुइट फादर आंद्रादे एंड मैनुअल मार्क्यूज एंड गन्सलिप डिसूजा एंड फ्रांसिस एजेबेदो, दे क्रॉस्ड माड़ा पास, दे लॉस्ट फिंगर्स एंड दे रीच्ड वेस्टर्न तिब्बत। वेस्टर्न तिब्बत में उन्होंने धर्मांतरण किया। दे बिल्ट द वेरी फर्स्ट चर्च देयर, पहला चर्च उन्होंने वहाँ बनाया। लेकिन वहाँ बाद में रिबेल हो गया। उसमें लद्दाख का जो राजा था और जो वेस्टर्न तिब्बत का जो राजा था वो एक परिवार के थे, तो वो उसको सहा नहीं उन्होंने, और बाद में उसको सब ने उसको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद अगले 100 साल तक कोई जेसुइट फादर या कोई क्रिश्चियन पादरी तिब्बत में आने का साहस नहीं किया उसने। सोमादी कोरोसी उसी दौर में हंगरी से आया 1820s में, उसकी मूरक्रॉफ्ट से मुलाकात हुई। ही प्रिपेयर द वेरी फर्स्ट तिब्बतन इंग्लिश डिक्शनरी, लेकिन तिब्बत जाते हुए उसकी दार्जिलिंग में मृत्यु हो गई। दार्जिलिंग में देयर इज ए ब्यूटीफुल मेमोरियल ऑफ दिस जेंटलमैन। फिर ब्रिटिश ने 1903 और 4 में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अटैक किया लासा में, और एक तरीके से तिब्बत जो अभी तक एक तरीके से क्लोज कंट्री था और जिसमें फिरंगों का आना, किसी भी यूरोपियन का आना मना था, अब वह खुल गया। फिर उसके बाद मूरक्रॉफ्ट जैसे लोग, जॉर्ज बोगले, हेनरी स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची, शैमुअल टर्नर, उसके बाद विलियमसन, चार्ल्स सेरिंग जो हमारे कुमाऊं का कमिश्नर और जिलाधिकारी भी रहा था, चार्ल्स बेल, और उसके बाद GM यंग। ये बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने किताबें लिखी और तिब्बत को जानने का प्रयास किया। हालांकि वो तिब्बत को हड़पने गए थे। दिस वाज द फर्स्ट कॉलोनियल इंक्रोचमेंट इनटू तिब्बत, सक्सेसफुल इंक्रोचमेंट। उसके बाद जो स्कॉलर्स थे लाइक गुशी टुशी, राहुल संकृतन फ्रॉम इंडिया, गोविंदा लामा हु वाज हाफ जर्मन हाफ बोलिवियन। उसके बाद जियोलॉजिस्ट लाइक अगत्सो गंशीर तिब्बत के इलाके में गए थे। एक्सप्लोरर्स लाइक एडमंड स्मिथ जिसने पहली बार कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर में नाव चलाई थी। उसके बाद नैन सिंह रावत, किशन सिंह रावत, स्वेन हेडिन जो आपका स्वीडिश वो था जिसने ट्रांस हिमालय जैसी किताबें लिखी थी और पूरे इलाके का सर्वे किया था। उसके अलावा स्वामी प्रणवानंद जिनकी कैलाश पर सबसे ऑथोरिटेटिव किताब है। ही हैड बीन टू कैलाश मानसरोवर 28 टाइम्स, almost from all the passes of Uttarakhand and some of the Nepal. फिर उसके बाद मेलोरी जैसे पर्वतारोही नॉर्थ से एवरेस्ट में गए और वो 24 में वहीं उनकी डेथ हुई थी जब वो उत्तरी उधर से जो है तिब्बत की तरफ से माउंट एवरेस्ट में जाने की कोशिश उन्होंने की थी, और इस तरीके से तिब्बत उसके बाद खुल गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ इन तमाम लोगों को याद करते हुए, इनको सलाम करते हुए, सबसे बड़ा योगदान हमारे जो रिलीजियस और कल्चरल स्कॉलर थे, उन्होंने तिब्बत और हिमालय को और भारत को सबसे ज़्यादा जोड़ा। और उससे भी ज़्यादा जो आम लोग थे, व्यापारी थे, उन्होंने इसमें सबसे बड़ा इस एक्सचेंज को सबसे ज़्यादा जिसको कहेंगे कि सार्वजनिक बनाया, व्यापक बनाया। नेक्स्टली ये पुनाका है, भूटान की पुरानी राजधानी, यहाँ से होते हुए तिब्बत में जाते थे। नेक्स्टली हम समापन की ओर आ रहे हैं। ये तिब्बत ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी का इलाका है और आप देखेंगे कि फूट हिल्स में अगर आपको बंगाल टाइगर दिखता है तो हायर हिमालय में आपको हिमचितवा दिखता है। मैं समापन की ओर आ रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये मानसरोवर में सूर्यास्त, ये गौरीकुंड, और ये सबसे अंत में मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। ये पोटाला पैलेस है जिसको मैंने 2016 में खींचा था, वैसा ही चमकता हुआ है लेकिन बहुत बार प्राणहीन लगता है।
क्योंकि उसके भीतर जो एक समाज धड़कता था, जो एक गुरु धड़कता था, वो वहाँ एब्सेंट है। और जो है वहाँ उन पर बहुत नज़र रखी जाती है। जो हम पिलग्रिम के रूप में भी जाते हैं या स्कॉलर के रूप में भी जाते हैं तो मुश्किल होता है उनकी नज़रों से बचना। और सबसे अंत में एक वाक्य है कि जो आज के ज़माने में जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, जो कैलेमिटीज़ हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, और जो क्लाइमेट चेंज है, ये सबसे बड़े दैत्य हैं जो इस बार का ख्याल नहीं करते हैं कि चीन कितना बलशाली है या अमेरिका कितना बलशाली है। कितने ही बलशाली राष्ट्र राज्य हों, वह नेचर के खिलाफ किए गए जो हमारे कारनामे हैं उनके परिणामों को भुगतने के लिए अभिशप्त रहेंगे, उनको झेलना पड़ेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान से लेके हम यहाँ तक जो है इस बाढ़ को झेल रहे हैं। हमारे बहुत सारे डेलीगेट्स इसी चक्कर में नहीं आ पाए। पूरा उत्तराखंड यानी कि वेस्टर्न नेपाल तक जो है अभी फ्लडेड है। पूरे उत्तरी भारत बाढ़ के बीच में आ रहा है। इसी के साथ जुड़ी हुई दो चीज़ें हैं कि अभी क्या स्थिति है कि जो 75 ईयर्स बैक यानी कि लगभग 1948 में तिब्बत की जो पुराना स्वायत्तता थी उसको दबोच लिया गया और वहीं से सबसे बड़ी क्राइसिस शुरू हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो रिस्टोरिंग द ओल्ड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट, बट व्हाट कैन बी द न्यू पॉसिबल ड्रीम्स, क्या सपने देखते हैं। We now have a conflict between nation states and not between humans of either side. Perhaps the way forward is by building contacts and dialogues between people to people, culture to culture, region to region, and religion to religion. It is difficult, but do we have any other way? May this idea germinate in the 19th year of His Holiness Dalai Lama. Thank you so much. थैंक यू प्रोफेसर पाठक जी, जो आपने इतिहास हमें पूरे इतिहास को मान लीजिए, जो इतिहासकार बोलते हैं डीप हिस्ट्री जो माना जाते हैं, पूरे इतिहास को जो निरंतर समय दिया है उसमें समेट कर बात रखी, उसके लिए हम बिल्कुल बहुत आभारी हैं। सो द नेक्स्ट up we have Professor Siddiq Wahid, and he will be speaking on Tibet relations with the Himalaya in history. So Professor, please. Thank you. Thank you. One of the enjoyable things about a conference like this is the Q&A, or the discussion, the interaction that happens with the crowd. So I'm very happy to defer my time to that as much as possible. I'll wind up as quickly as I can because we're already about 20 minutes behind time, generally. Actually, I should have begun with this, with not a perfunctory, but rather a very sort of overt thank you to TPI and all the other sponsors for this gathering. It's actually astonishing because it reflects the diversity of the Himalaya. We have the sovereign states represented. We have small regions like Sikkim, Ladakh, Mustang, Tawang, that are all in the Indian Himalaya. Yesterday, when the presentations were made by a region that I'm fairly familiar with, although that's not the subject of my academic work, which is north of Ladakh and into Mongolia and so forth. But I was very moved because it was people coming and talking about their intimate histories in a very sort of moving way, genuine way, and actually informative way, which is not always what happens in the academic exercises. We academics just talk to each other and nothing happens. So it moved me to actually change my presentation from being an academic one. And so last night I was further inspired because we went to
dear friend Sundula's home, and we started to sort of talk about the Himalaya and about Tibet and so forth, and it sort of shifted my entire talk. So I got up very early this morning and restructured myself because, in a sense, it put me in a philosophical mood rather than in an academic and thing. So I must thank, sort of Deshik Angmole from Matho, Stanzin Namgyal from, Zangla, Namgyal Dolkar and from Tibet, of course, and Leki Phuntsok from Tawang. Never have I heard this stretch, and the depth that they took us into during the presentations. And so it's sort of mine is a poor follow-up to that in terms of, trying to ask some, I think, fundamental questions that we need to ask at this point, particularly when we talk about the Himalaya and about Tibet, because we think we know the Himalaya, and we don't. Yesterday I learned how much I don't know about Ladakh. Deshik Angmole's father is a dear friend of mine for 10 years, and we call him Matho Gyalpo. He's the king of Matho. But the richness of his own culture, and we are related by marriage also, but it was not. I mean, it took his daughter to tell me, listen, this is who we are, which is in some ways embarrassing, but in some ways also very enlightening, because we never know. We never know enough. I say that I turned into a philosopher, and today's presentation from Mr. Pathak was also very helpful, because I would say that please observe very carefully the patterns he talks about mountains and how they are generated, about rivers and how they travel, about lakes and how they are serene and for what reason, and of course us little human being peoples, roaming these things as rather insignificant sort of things. So like I said, I mean, last night it put me in a certain mood, and I thought I would preface my remarks by making an observation and asking a question. And the observation is that the 21st century has opened with an ominous message that causes us to make both an observation and should make us ask a question. The observation is that the idea of power, economic, political, and military, what I call raw power, is eminently legitimate suddenly to protect a territory and a man-made entity called a state, as opposed to peoples, their cultures, and their stories. And so as we see the world churning today, it really is very scary as to how much we have legitimized the violent use of power by the state, and also how little we have in order to respond to it. I think the scary question that this generates is that has the power of ideas given way to power as in raw power, economic, etc. And it is the power of ideas that has governed us human beings intellectually, which is the same word, another word I could use for that is spiritually, for the last 3,000 years, anywhere from 2,000 to 3,000 years, when the known religions that we have that are living and are being practiced, first comes to light to us. There were religions before that, but we've lost it. Lost the ethos of those religions, such as in South America,
with the Aztecs and the others in Egypt and so forth. We only know an inkling of them, but these are religions that have remained now with us for 3,000 years, which is turning on a certain axis, it seems like, today. And the religions that one comes to mind within those 3,000 years is Hinduism, Buddhism, and of course the Abrahamic traditions that come to us. Within this frame, however, let us consider, and this is where a little bit of history comes in, let us consider a mere fraction of it in history, less than 1% of it in history, which is the last 120 years. And in that time, let us consider what has happened, okay? Empires, we're talking about now 1900, at the turn of the 20th century, empires have tumbled. The Qing Empire in 1911, the British Empire starting to do so in 1912, the Russian Empire after about 400 years, and the Ottoman Empire after about 600 years. All of these either tumbled or began to tumble. And I think that we are living the effects of that now. And it's, I think, very symbolic that when the Qing dynasty passed away, shall we say, and so forth, we have Tibet actually being able to assert itself in an independent mode and try to do it unsuccessful, as it turned out. So why, and I'm talking obviously about the negotiations between the new nationalist government in China and the British India, as well as the Tibetans in Shimla during those times, with a lot having happened before. Now, why is, in that context, Tibet important, and why is the Himalaya important? We have a saying in Ladakhi, and that is that Korchak misos. That means the cup broke and mentored the person. And it's really something that I repeat to myself a lot in terms of the idea of hope and the need to hang on to that idea as we go. And I must say that the presentations, again, I sound very parochial, but on Ladakh and Tawang and all the others, yesterday Tibet as well, and so forth, sort of rejuvenated that hope. And I said, oh, wow, the younger generation is doing stuff, and listen, maybe we're all okay. And maybe we can support and we can go somewhere. So in that context, let me say that although Tibet lost its independence in 1950, under some, I think, very brutal conditions. I don't mean brutal from a physical point of view, which of course was also there, but just brutal in terms of the speed with which it lost its independence and all the things that accompany with it, and its power to self-rule. What has happened is, I think, we've come around to it strengthening itself in exile of all places, to spread itself all over the world. And so in that sense, I think, although hearing from Ambassador Karna this morning, I got a bit scared. I told him that I got a bit scared because of the kind of presence, that the Chinese state seems to be making in Nepal, calling it the gateway to South Asia, and so forth. What does all that mean? But still, I think that there is a consolidation there, and it's also well spoken about, I think, across the world. So I will not dwell
too much on it. We've heard some of it, and I hope that we can talk about it more. But also, I worry a lot about the Himalaya. And by the Himalaya, I mean all the way from Baltistan in west of Ladakh even, which is now under the Pakistan umbrella. Very few people know that the language that is spoken there is Tibetan. And a few years ago, when I was involved in some, sort of talks on Kashmir, India, Pakistan, etc., I met some people from Baltistan, and they showed me photographs where the signs were first written in Tibetan, and under it Urdu, and under it in English. And they asked me and said, can you please talk to the CTA, to send us material so that we can study Tibetan. This is a Muslim population, tiny enclave in Pakistan asking to be taught Tibetan. So of course I immediately said yes. Of course I can go and talk and so forth, and came and made some sort of gestures, but it was too sensitive a topic, because to enter into Pakistan and to put, Tibetan literature, so forth, from here over there was not that, so it didn't make any progress, to our own sort of thing. But I think that is something that is so diverse and so vast, and yet the enclave so small, that the dangers there are huge, and when it couples with the fact that the fount of a major part of the inspiration in the latter years, and by latter years I'm talking about the last 1300 years, was from Tibet, and was from Tibetan Buddhism, at least from an intellectual point of view and from a cultural point of view. So the fact that that fount itself may dry up, because I don't think that the PRC is in any way ambiguous about what its strategy is vis-a-vis Tibet, I think that there's a special danger there, because then what happens to the periphery, which is where we are in a lot of ways. So, what is it that I think we need to concentrate on? I think that, first of all, there is a need to document and acknowledge Tibetan civilization's contribution to Himalayan culture. And I say this because, now everything is about territory, and everything is about, how unique we are and so forth, including in Ladakh, and so forth. There's even, sometimes I've heard the rather silly argument that Ladakhi is not really Tibetan. It's a different language. Well, it's not. I mean, it's very simple. It's not. It's the same language. It's a different dialect. But I understand and appreciate where that argument is coming from. It's coming from the fact that we have our own uniqueness. So of course we have our own uniqueness, and so forth. So I think that those kinds of arguments sometimes are counterproductive, and I think that needs to be done. And this is important because the contributor to a large segment of Ladakh's history, at least for the last, as I said, 1,300, 1,400 years, is in Lhasa, is in Tibet, political Tibet, or call it whatever you will. Whether it's TAR or the larger Tibet is something that can be argued about, but it's allowed the flowering to happen across the Himalaya, and I think that that's important. It is also forgotten that the geographic position of the sort of cultural enclaves of the Himalaya, has, sometimes it's forgotten, has autochthonous, and I use that word because autochthonous means of the land, so literally from that land. So people can be autochthonous, although there are very few now, but also ideas and thoughts and ways and life ways, etc. Autochthonous is something that was originally in the land, and I think that is a given.
And that needs to be protected as well, in places like Ladakh and Tawang and everything in between, including Bhutan and Sikkim and so forth. And I think that that is something that we need to pay attention to. So I see I already have gone for 15 minutes. I'm aiming to go for 10. I'll stop now with the permission of the chair and let it go. But see, by ending it by saying that we are in an age where not only do we need to rethink our strategies, so to speak, and our tactics, but we need a new epistemology. Epistemology being, how do we know that we know? Philosophers ask this silly question, sometimes sounding silly, but it is how do we know that we know? And it's a real question, And for that, and it's particularly true for the Himalaya, because very little of it is recorded, So I think that needs to happen. And that, again, to, in the end, come back to an area that I know, at least as a person, as a part of a culture area, Mato, Zangla, Tawang, and of course, Zangskar itself, and Ladakh, Leh itself, also, not to forget these, are, important for us to know in order to know what it is that we need to preserve and also to know why we need to preserve it. So with that, I think, and let me close definitely by saying that, that is a different knowing from that of the international relations or geopolitical experts. Because geopolitically, it's a question of security. How do you secure yourself, this and the other? And I think that in these small places, we're way past that. And we really need to look at it. And I would add to that, after Ambassador Karna's presentation, Nepal needs to do the same thing, if you may permit me to say such a thing, and stuff. So I think that is the kind of thinking we need, is a new epistemology, a new definition of how is it that we know, and to be sure that we know, because I think that that's what our survival depends on. Thank you very much. Thank you, Professor Siddiqui. It was a wonderful presentation, very reflective, very thought-provoking. And I think it ties in very neatly with the solid foundation that Professor Pathak has laid on his exposition of deep history of Tibet and the Himalayas. Next up, we have Mr. Amish Raj Mulmi, and he's going to be speaking on a very delicious episode from a contemporary Tibetan history before Tibet lost its independence. So I will request Mr. Mulmi to take over and then tell us this story. Thank you. Thank you, Desalla. I think it's always, when you're researching and all, you generally say you're standing on the shoulders of giants. But I think following in the shoulders of giants, thinking about these large ideas, I'm sorry, but I have to bring you back to a notion of an episode of conflict back in the early 20th century. Thank you, Tibet Policy Institute, for having me. So I want to go back to we've talked about geopolitics, we've talked about the future of the mountains. I want to go back into the past and just think about how the notion of sovereignty, the notion of statehood, the notion of what a nation means in the Himalaya emerged at the beginning of the 20th century. And I want to throw it from this particular episode, which is that in early 1928, a 65-year-old man named Sherpa Gyalpo was arrested in Lhasa by Tibetan authorities for a series of alleged offenses, ranging from illicit trade in cigarettes and tobacco, minting counterfeit Tibetan copper coins, and above all, furnishing secret information to the Nepalese wakil in Lhasa. Now, the Nepalese wakil was a representative, what we now call the consul general, and it almost led to a situation of war between the two states. And a lot of historians of Nepal and Tibet, as well as Tibet, they've talked about this crisis. Shakakaba talks about this, Atwal talks about this, but no one has really discussed why this crisis escalated to a near-war situation. And my argument is that this was the culmination of a long history of Nepal-Tibet disputes over extraterritoriality and citizen rights.
and it was preceded by several such disputes. And attached to this episode were also assertions of sovereignty, as well as Tibetan resentment over Nepal's mistreatment during the 1855 war, which led to eventually Tibet paying tribute to Nepal till about 1952-53, and as well as British diplomatic support towards Tibet, which gave Tibet the confidence to face off with Nepal in this episode. So for Nepal, from Nepal's perspective, this is when the Ranas were ruling Nepal, while these above issues mattered to it as well, what also motivated its decisions to mobilize its troops were its long struggle to guarantee its independence and sovereignty vis-à-vis Britain, for which its Rana prime ministers had supported British war efforts extensively, which the Ranas felt should have been sufficient for British India to align with its interests and guarantee it its independence. So when Afghanistan was declared an independent state in 1919, the Nepal government viewed it as a further slight. And coupled with a 1922 dispute with Tibet, Nepal felt that British support towards Tibet would erode its own sovereignty in its plateau, in the Tibetan plateau, and lead to the erosion of the extraterritorial rights that its citizens enjoyed in Tibet. So I argue that the Gyalpo affair is then both a localized crisis, where mediation by a great power diffuses the possibility of war between two smaller states. But at the same time, it is also a contest between historical ideas of extraterritoriality in the Himalaya and modern Westphalian ideas about sovereignty and independence. It also gives us a sense of the fragile state of Himalayan geopolitics at this time, especially as Britain recognized Nepal's bid for independence through the 1923 treaty and refused Tibet the same. So this dichotomous approach towards the two states was a factor that contributed to Delhi's response to the crisis and also remains consequential to the status of Tibet in the modern era. So I just want to set the stage. At the beginning of the 20th century, Nepal-Tibet relations were a bit, fractious. In 1883, there were riots in Lhasa. 84 Nepali shops were plundered. More troops were mobilized. Ultimately, Nepal was paid reparations after threatening war. And in 1902, so Deb Shamsher, who was ousted by Chandra Shamsher, he tried to win British approval by suggesting Chandra Shamsher would do his best to favor Russian influence in Tibet. So you can see how the threat of Russian influence in Tibet is sort of a, let's say, counter that the former Nepali Prime Minister uses to got influence with British. And of course, the British don't believe him. Chandra has given practical proof of his friendly attitude. All of this is there. But more than that, Chandra Shamsher allows Nepal to provide support to the young husband invasion of Tibet. He provides them material, he provides them yaks, he provides them potters, and he says that it had no considerable interest of our own in Tibet. And in 1913, Republic China asked Nepal to join the Republic. So this is further worrying for Nepal. And together with British support, Chandra rejects the idea completely. And 1913, at the same time, Tibet declares her independence, which the British do not recognize, and instead resort to this term, which I don't know where it comes from, but this vague term called suzerainty. And in 1919, which is when the Anglo-Afghan Treaty happens, and the British decide to export arms to Tibet. So both of these allow, get Chandra to complain to the British about delays in signing a treaty that allows the same rights to Nepal that despite his support to the British during the First World War. And finally, in 1923, Nepal is confirmed as an independent sovereign state. And extraterritoriality is this was a very interesting situation before, let's say, before the 1950s that used to exist in this Himalayan polity, which is that by 1856 treaty rights, Nepali traders and their half-Tibetan children were to be tried under Nepali laws even while in Tibet. So which meant that any crime that they committed in Tibet, they would only be charged under Nepali laws. So this led to instances where, of course, such privileges were abused by individuals. And I come to this idea, what Dr. Pathak had originally said, that traders were the backbone of this relationship, but traders were also the backbone of fractious relations in the Himalaya, right? And because of this, let's say, fractious relationship, the states themselves could, face off with each other. So there are, of course, instances where when such privileges were abused, Tibetan officials could not do anything. So therefore, you had these, simmering situations like the 1883 riots and the Gyalpo incident. But there is also uncertainty when Tibet was bound by treaty relations to allow such Nepali extraterritoriality. Some Nepali historians say that a 16th century treaty with the Mallas points to this.
Some point to the 1789 treaty when the first war between the Shahs, with the Gorkha Shahs and the Tibetans occurred. But this is more unambiguous in the 1856 treaty. And W.D. Shakapa, who is a great Tibetan historian, he writes in his famous book, Tibet regained its lost districts after the war, but Nepal gained annual tribute and extraterritoriality in Tibet. And in particular, what we had before 1929 was this: in 1922, there was something called the Gyanse incident, where in Gyanse, Pancharatna, a Nepali trader, he was beaten up by Tibetan soldiers. And when Nepalese asked them to investigate this, Tibetan officials first stormed Nepal's Gyanse agency, then refused to investigate it. And this eventually the British came in, it was settled. But Chandra Shamsher wrote at this time that a repetition of things of this nature, or the continuance of a triculent attitude, may exceed the limit of our patience and forbearance. He also said that we cannot but view with deep concern the military preparations going on, coupled with this truculent mood of the Tibetan government. He was convinced that this newfound Tibetan assertiveness vis-a-vis Nepal was the result of British attention and the decision to export arms to Tibet. And W.F. Connor, who was at that time British resident to Nepal, he wrote that the British question of Nepalese half-breeds in Tibet is not in itself a very serious one, but its importance lies in the potentialities as a cause of friction between the two countries. Here I come back to what Professor Pathak was earlier talking about, trade being the foundation of relations in the Himalaya. And this is very important to us even as we understand it today, because after 1950 and 1959 particularly, we know that this entire relationship was completely ruptured, right? So 1923, right? There was another dispute which over Jog Ratna, who was another Newar trader who had made counterfeit Tibetan notes. The trader first blamed the Tibetan for passing him the notes, and the Nepali Vakil told the Tibetans that he would not punish the trader until he had received orders from the Nepal government. Now, Tondrup Phuntsho, who was at that time the Tibetan Prime Minister, he pushed the British to convince Kathmandu to his proposal that Lhasa had to tax all Khacharas and in turn pay Kathmandu. So he wrote, according to laws of all countries, it does not matter to what nation he belongs, he should be amenable to the laws of his birthplace. So if these Tibetans, these half Newar, half Tibetan children, they were being born in Tibet, they should have been tried under Tibetan laws. That was his whole point. And you have this, when you go through the archives at this time, you have this constant back and forth between Tibetan officials, British officials, Nepali officials, and talking about how, like Tibetans, so Bailey, who was this political officer in Sikkim at that time, he writes, Tibetans, now that they have some modern arms, they feel themselves in a stronger position. So suddenly you can see that the importing of modern weaponry gives Tibet a sort of a newfound confidence. And they feel that as the British gave them the arms, the British would probably support them in other matters as well. So what is this friction based on? It's traditionally been underplayed in global histories of the Himalaya, but which traditionally focus on the idea of great power relations. We've always seen geopolitics in the Himalaya as an outcome of the great game, Britain and Russia, and now India and China. But these smaller state histories, what was the relationship like? And was it based on prestige? Was this friction based on different worldviews? Was it simply an assertion of rights of each other? And I think we need to start thinking about how these smaller Himalayan states negotiated and interfaced with each other and with the great powers. And then we can suddenly get a much broader, much more comprehensive view of this. And in particular, this 1923 treaty, which guarantees Nepal its independence, all the clauses are, they're guaranteeing Nepal's independence and also includes a clause about Gurkha recruitment. But in particular, Article 3, this Article 3 says that each country, which is Britain and Nepal, would inform the other of any serious friction or misunderstanding with neighboring states. And this clause was explicitly inserted because British India wanted to diffuse any Nepal-Tibetan tensions in the future. As you can see, Connor, he says that. But also there's this individual called JWE, whom I'm not being able to identify yet. And he says that the chief reason for Article 3 of this treaty is to try and control the relations between these two rival states. So I just want to come back to this idea and this
re-look at this affair through this whole lens of Himalayan geopolitics from a small state agency, right? And you have, of course, British India's role as a security guarantor. You're diffusing a crisis through mediation, you're controlling the pathways of information, because Tibet and Nepal are both communicating with British India and telling each other that, okay, you tell Kathmandu this, you tell Lhasa that I've said this. And perhaps even one can argue that this great power is the determinant of sovereignty. And we can perhaps say that it was true in quite a degree, because, like I said earlier, the British denial of independence to Tibet continues to matter even today. And of course, the eventual idea of control of supply armaments. Because after Chandra Shamsher dies in 1929, a new Rana Prime Minister called Bhim Shamsher comes. And while this Gyalpo dispute is still going on, troops have still been mobilized, Nepal continues to ask the British, where are our arms? Where are the guns? Where is the ammunition? And at that time, Bray, who's the foreign secretary, he tells the Nepali envoy that let's not send you any arms right now. Tibet will feel that we are actually, siding with you in this matter. So let's hold on, let us diffuse this, and then we will send you the arms. So when the formal apology came from Tibet, Nepal pulled back its troops, and Nepal got her arms eventually in 1930. On the Nepali perspective, this threat of war, like I said, was motivated as much by its long-standing discord over its rights, but also Tibet's newfound assertiveness. You have an attack on the legation itself, which in hindsight seems to have emerged from Tibetan perception that Nepali agents always sided with the perpetrators. But there was always a long-term calculus that was visible in its diplomacy. It continued to insist with British India to a guarantee of its independence, a guarantee of its sovereignty. And you can see that before the 1923 treaty was signed, it conjoins these Tibetan treaty negotiations with Tibetan rights to import arms, the Anglo-Afghan treaty, and its own discomfort despite its overwhelming support to British India. So it continues to press British India on some way or the other to guarantee its sovereignty, to guarantee its independence. And in 1929, even though its independence was guaranteed by the 23 treaty, it continues to put up the threat of war, and it conjoins this with legitimate arms imports. It says that as an independent nation, I should be allowed to import arms. As an independent nation, I should be allowed to import ammunition whenever I want. And this is a sort of, you can see how Nepal is asserting its sovereignty at this time. And of course, Tibet, despite being the weakest state at this time, whose independence declaration went unrecognized, this purchase of British arms, this British support, it helped Lhasa allowed to push back against Nepali slide, right? But its position remained weakened by the lack of recognition over its sovereignty. And in 1922, one can argue Nepal and Tibet were on equal footing, because both were not declared as independent sovereign states by a, let's say, greater power, where British India at this time. By 1929, this had changed with the 1923 treaty. So you can see this multiple dynamics at play in this episode. There's, of course, geopolitics, but there's also these small state anxieties about sovereignties. The question arises, of course, what is it that guarantees sovereignty, right? And this is a question that matters even today. How has sovereignty been defined historically in the Himalaya? And does this have implications even today? And it's also a lesson in small state agency while dealing with great powers. Popular international relations discourse even today assumes small states have little to no agency vis-a-vis great powers. But this entire Gyalpo episode, it provides us with more insights into how small states exercise, even if limited, whatever agency that they have in diplomacy. Now, as a coda, I want to come back to this entire episode, and you see there's a notable absentee, which is that China is not at all present in this episode. And I argue that China is, of course, you have this domestic churn, you have Republic China, and British India expands its influence in the Himalayan region extensively during this period. So China has been completely shut out of the Himalaya during this period, in the First World War. But suddenly, when Nationalist China comes in, and around 1925, 1926, Chiang Kai-shek, he starts realizing that, all right, we need to start looking at the West again. So he sends two emissaries first to Lhasa, Liu Manqing. I'll show you a photo, a very blurry photo that I found of hers, who actually walked to Lhasa from Sichuan at this time, and Concho Chugne. Right? Both of them played a role in restarting relations between Tibet and China, Nationalist China at this time. So in September 1930,
two emissaries from China, they were disguised as merchants, they arrived in Kathmandu and they inquire about Nepal-Tibet relations and offer to settle the boundary dispute between the two. This is when the Gyalpo crisis is still happening. And when Liu Manqing arrives in Lhasa, and she writes that this entire Gyalpo episode is the result of the Nepalese smoking tobacco at a time when the 13th Dalai Lama had banned tobacco in Lhasa. So you can see how China's status as this preeminent power in the Himalaya has been eroded. You know, the British India has imperial influences there, and of course these smaller states are asserting their own rights. So its influence is so eroded that it even got the cause of this dispute wrong. So it shows how limited its information channels during this period had become. And subsequent to this, there's an upcoming paper by a Chinese scholar called Zhao Yang, who writes that subsequent to particularly this Gyalpo episode, the volume of Nepal-related content in Chinese media during the 1930s surpassed the total from the preceding 2 decades. The question that motivates them is how had Nepal, which had once been a tributary state to China, managed to outpace China in its dealings with colonial powers? And this is there's a very blurry photograph that I found of Liu Manqing, who made the trip from Nanking to Lhasa and walked all the way. Thank you, and with that, I end my presentation. Thank you, Mr. Amish Rashmurthy. Thank you for this wonderful presentation. I'm going to be taking up on the suggestion Professor Siddique Wahid made that we can have some interaction with the members of the audience. So if you have any questions, please raise your hand. I'll perhaps take 2 questions at a time. So if there's anyone, please raise your hand wanting to engage with our esteemed panels. Anyone? Anyone? Right. Right, yeah, sure. So with this, we have come to the end of the second session of the second day of this Tibet-Himalaya Relations Conference. And I've deliberately been very light-handed with time because I thought it's a wonderful opportunity to learn from esteemed panelists. So with this, I would like to thank members of the panelists. And before we conclude, I thought there was this particular point that you've made about epistemology. I thought it was very interesting, particularly one of the things that we have tried to do with this conference of this nature is to be able to bring scholars of different epistemological traditions to be able to learn from each other so that we can produce knowledge and different ways of knowing Himalayas, not just completely centered on strategic and nationalist concerns. So I think it's a wonderful point to make. So with this, we have come to the end of the session, and the next session will begin at 2, so we'll see you then. Thank you very much.